हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जियांश क्लासेस। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का लास्ट पार्ट है। अभी तक हमने देखा कि हमारे इंडियन जुडिशरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5वें भाग में है। 124 to 147 आर्टिकल डील्स विद इट। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। 34 judges and 1 chief justice is there and 33 other judges. Chief justice is nothing but first among equals. फिर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस देखा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, कोलेजियम सिस्टम, एनजेएसी, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस क्वालिफिकेशन भी हम देख चुके हैं। ओथ, टेन्योर, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ जजेस भी हम देख चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लास्ट 2 पार्ट्स में हम कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी क्षेत्राधिकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट लुक्स आफ्टर द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट एंड स्टेट एंड स्टेट यूटी। सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, स्टेट स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, स्टेट या यूटी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। सुप्रीम कोर्ट विल लुक द डिस्प्यूट बिटवीन दिस टू। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत ही फेमस विवाद है। 2 राज्यों के बीच था, स्टेट, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। दिस इज अ स्टेट स्टेट डिस्प्यूट। अनदर एग्जाम्पल, यमुना वाटर डिस्प्यूट, यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली। इसमें 2 राज्य और 1 यूटी शामिल है। ऐसे विवादों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा। इसे हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। और यदि आप कहें कि यूटी और सेंटर के बीच विवाद हो जाए तो यूटी और सेंटर के बीच विवाद नहीं हो सकता, बिकॉज यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। दिस इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नाउ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाहिया क्षेत्राधिकार। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया है। इसके अंदर ये है, अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी है, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट को राय देनी होगी। However, that advice is not bound to president. For example, अभी दिल्ली गैंग रेप केस हुआ था, उसमें एक बंदा इन्वॉल्व था, अक्षय। अक्षय ने मर्सी पिटीशन डाली प्रेसिडेंट के पास, दया याचिका। प्रेसिडेंट के पास गई मर्सी पिटीशन और प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मांगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो पहले ही सज़ा दे चुके हैं अक्षय कुमार को फांसी की, और इसने ऐसा हैवानियत भरा अपराध किया है, ऐसा क्राइम किया था जिसमें दया की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो आपको भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कहा, आपको भी फांसी को बरकरार रखना चाहिए। प्रेसिडेंट इस एडवाइस को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। The advice given by Supreme Court to President is not bound. This is advisory jurisdiction. Now come to power of judicial review. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपने द्वारा लिए गए फैसले को रिवाइज कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना ये कह सकती है कि नहीं फांसी नहीं होनी चाहिए थी, हमसे तो गलती हो गई। फांसी होने के बाद कोई रिव्यू नहीं हो सकता। ये एक ऐसा ज्यूरिसडिक्शन है जो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में संभव है। दिस जुडिशियल रिव्यू इज ओनली पॉसिबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। दिस इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपने सुना हुआ होगा
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया था और कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है, समलैंगिकता एक अपराध है और उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी. Supreme Court said it clearly that people of the same gender can't indulge in physical intimacy. This is wrong or this will be a crime. सुप्रीम कोर्ट ने 377 की धारा को गलत बताया. 2016 के बाद 2017 आया, 2018 आया और 2018 में एम्स के डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि होमोसेक्सुअलिटी बाय चॉइस नहीं है, दिस इज़ फॉर बाय चांस. ये बाय चांस है. इंसान अपनी इच्छा से होमोसेक्सुअल नहीं बनता है. ये एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान होमोसेक्सुअल का शिकार है. मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने कहा कि सर ये कोई ट्रेंडिंग नहीं है, कोई फैशन नहीं है, ये बेसिकली इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. और आपको मालूम है 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को हरी झंडी दिखाते हुए लीगलाइज कर दिया. दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट है एपिलिएट जुरिस्डिक्शन. ये जुरिस्डिक्शन में होता है, मान लीजिए दो बंदों के बीच लड़ाई हो गई, राम और श्याम के बीच लड़ाई हो गई. राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया और श्याम इस केस को लेकर कोर्ट चला गया. तब कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बोला कि भाई राम, तुमने श्याम को थप्पड़ मारा, तुम इससे माफ़ी मांग लो और 300 रुपये जुर्माना भर दो. राम ने कहा नहीं, मैं तो पैसे नहीं भरूंगा, मैं तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपके 300 रुपये के जुर्माने का केस देखे. अब सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामलों की सुनवाई करेगी फिर. द अपील गोज टू द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर्स वेयर द हाई कोर्ट हैज़ गिवन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मोर देन 10 years. अगर हाई कोर्ट ने आपको डेथ की पनिशमेंट दी है या उम्र कैद की पनिशमेंट दी है या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है मोर देन 10 years, इन सभी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ऐसे 300 रुपये की लड़ाई लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. नाउ लेट्स कम टू द रिट जुरिस्डिक्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दिस. एंड आर्टिकल 139 डील्स विद दिस. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, याद रखिए, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करने का अधिकार है. इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया under Article 32 has the power to issue 5 types of writs. The first one is habeas corpus. ये फ्रेंच लैंग्वेज है. इसका मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है संदीप और मान लीजिए वो कोलकाता शहर में रहते हैं और वो विक्टोरिया मेमोरियल घूमने गई. वहाँ पर उनकी किसी पुलिस वाले से बहस हो गई और पुलिस वाले का ईगो हर्ट हो गया. पुलिस वाला कह रहा है कि हमसे बहस करता है, हमने वर्दी पहन रखी है और हमसे बहस कर रहा है. पुलिस वाले का ईगो हर्ट हो गया. पुलिस वाले ने वहाँ कुछ नहीं कहा उसे. जब संदीप घर जा रहे थे, उनके वहाँ पे एक सड़क पड़ती है और वहाँ पे कोई इतना आता जाता नहीं, तो पुलिस ने मौका पाकर वहाँ पर संदीप को उठा लिया. अब संदीप रात में घर नहीं पहुँचे. उसके पापा को टेंशन हो गई कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुँचा. और संदीप के दोस्त ने पुलिस को उसको उठाते हुए, अरेस्ट करते हुए देख लिया था. लेकिन पुलिस उसको
पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए, एफआईआर दर्ज नहीं की। अगर एफआईआर दर्ज करते तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता और मजिस्ट्रेट कारण पूछता कि बताओ तुमने किस वजह से इसको उठाया। अब वो रीज़न बहस तो बता नहीं सकते। तो पुलिस वालों के पास ऐसे काफ़ी सारे इलीगल डिटेंशन सेंटर होते हैं, उसको वहाँ ले गए और उसकी वहाँ पे सेवा पानी होने लगी। अब डैडी पुलिस के पास गए, उनको टेंशन हो गई कि बेटा मेरा घर पर नहीं पहुँचा। पुलिस के पास गए तो पुलिस ने मना कर दिया कि हमारे पास तो नहीं है, हमें नहीं पता। अब उसके डैडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि कोलकाता पुलिस ने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है और वो नहीं दे रहे। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट इशू कर सकती है हिबस कॉर्पस कि हमें शक है कि इनका लड़का आपके पास है, अगर है तो दे दो, नहीं दिया और बाद में सीबीआई इंक्वायरी हुई तो सब के सब बाद में सस्पेंड हो जाओगे। ये होता है हिबस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी। This corpus, this writ can issue against private body, individual, public authority। जब किसी भी व्यक्ति को इलीगल डिटेन कर लिया गया हो तब हम इस रिट को इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको इशू कर सकती है। Now let's come to second writ, mandamus, to give command। इसका मीनिंग होता है परमादेश, सबसे बड़ा आदेश। To give command, this writ can issue only to public servant। आम आदमी पर ये रिट इशू नहीं हो सकती। मान लीजिए एक इंसान ने अपराध किया, पीड़ित परिवार जो विक्टिम है पुलिस के पास पहुंची कि हमारी एफआईआर लिखो। पुलिस वाले क्या करते हैं कि अगर वो अपराध किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने किया है, जैसे किसी पॉलिटिशियन, अमीर आदमी, एमएलए, कोई सेलिब्रिटी है, तो पुलिस वाले कोई एफआईआर नहीं लिखते। आपने देखा होगा उन्नाव रेप केस में भी ऐसा ही हुआ था। कुलदीप सेनगर जो बीजेपी का आदमी था, उस केस में सेम ऐसा ही हुआ था। तब पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेमस रिट इशू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को फटकार लगाई। तो अब 24 घंटे में एफआईआर लिखी गई क्योंकि मैंडेमस नोटिस इशू हुआ था। इसी के रिगार्डिंग हमारे देश में एक बहुत ही फेमस केस हुआ था। 1991 की बात है। एक बहुत ही महान महिला जिसे हम विशाखा के नाम से जानते हैं। विशाखा इज़ नॉट द रियल नेम, इट्स हर निक नेम। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में नौकरी करती थी और उसकी पोस्टिंग राजस्थान के एक ऐसे गांव में हुई जहां बाल विवाह बहुत होते थे। बाल विवाह तो आज भी बहुत होते हैं राजस्थान में, 1991 में तो और भी होते होंगे। अब उस लड़की ने बाल विवाह का विरोध किया कि नहीं ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। गांव वालों ने उस लड़की को डराया, धमकाया और भगा दिया। कुछ दिन बाद विशाखा को पता लगा कि गांव में सामूहिक शादी होने वाली है, 50 बच्चों की सामूहिक शादी। विशाखा ने इस बात की कंप्लेंट नेशनल विमेन कमीशन, चाइल्ड कमीशन सब जगह कर दी और छापा लगवाकर शादी रोक दी। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, उन्हें लगा कि इस लड़की ने हमारे कल्चर्स के साथ छेड़छाड़ की है। Then she was kidnapped and gang raped by 19 people for 3 weeks। उसको किडनैप कर लिया गया और 19 पीपल्स ने 3 हफ्तों तक उसका गैंग रेप किया। और जब उन्हें लगा कि ये मर गई है तो उसे इंदिरा गांधी कैनल में फेंक दिया। बट somehow she managed to survive। और उसने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, बट नो वन लिसन टू हर। उसी हालात में वो लड़की दिल्ली पहुंची, नेशनल विमेन कमीशन में कंप्लेन की और जब नेशनल विमेन कमीशन ने पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का घेराव किया, तब प्रेसिडेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ करिए, इस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है। देन सुप्रीम कोर्ट इशू मैंडेमस रिट इशू।
और कहा कि 19 के 19 लोग हमें 3 दिन में चाहिए। जो 3 साल में नहीं मिल रहे थे वो 3 दिन में मिल गए। ज़मीन फाड़ कर लाइए या आसमान चीर कर लाइए, हमें 19 के 19 लोग चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस लड़की से कहा कि तुम अपने नाम जैसी हो, आप विशाखा जैसी हो, यू आर लाइट टू द सोसाइटी। और सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में उसके नाम से विशाखा गाइडलाइन इशू की। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस। जब भी किसी महिला के साथ ऑफिस में या वर्क प्लेस में सेक्सुअल ऑफेंस किया जाएगा तब विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जाएगी। नाउ लेट्स कम टू थर्ड रिट, को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? किस अधिकार से तुमने ऐसा किया? यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू डू दैट। मतलब अगर कोई इंसान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम करेगा तो उसके अगेंस्ट को वारंटो इशू किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, ट्रैफिक पुलिस में, दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है, और मैं यूपी में जाके किसी का चालान नहीं काट सकती। यदि कोई भी इंसान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो उसके अगेंस्ट को वारंटो इशू होगा। बाय व्हाट अथॉरिटी? नाउ लेट्स कम टू सर्टियोररी। इसका मीनिंग होता है, मान लीजिए दो बंदे, संदीप और साहिल में लड़ाई हो गई। संदीप ने साहिल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अब हत्या तो हो गई। अब संदीप अपने क्षेत्र के इतने बड़े बाहुबली हैं कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है, जज उसके अगेंस्ट फैसला नहीं कर सकती, कोई वकील उसके अगेंस्ट केस नहीं लड़ सकता और गवाह की तो कोई औकात ही नहीं। अब ऐसे मामले में जज ने कहा साहिल सिंह की हत्या नहीं हुई, उसने खुद ही हत्या कर ली, आत्महत्या, और लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर संदीप को छोड़ दिया गया। अब साहिल की फैमिली वो परेशान है कि हमारे बच्चे के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और साहिल की फैमिली इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टियोररी रिट इशू किया, जैसे कि उन्नाव रेप केस में किया था। उन्नाव रेप केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यूपी की कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यूपी में तो वो बाहुबली पना दिखा देगा। इन द केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट आफ्टर द जजमेंट इज मेड। जब किसी केस में जजमेंट के बाद केस को लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, वो सर्टियोररी रिट के, सर्टियोररी नोटिस के हिसाब से किया जाता है। दिस इज सर्टियोररी रिट। नाउ लेट्स कम टू प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सर्टियोररी दोनों ही एक ही चीज़ है। द डिफरेंस इज सर्टियोररी जजमेंट के बाद केस ट्रांसफ़र करती है और प्रोहिबिशन जजमेंट से पहले केस ट्रांसफ़र कर लेती है। जब उन्हें लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई का, तो वो प्रोहिबिशन रिट को इशू करते हुए जजमेंट से पहले ही केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अंडर दिस केस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट बिफोर जजमेंट इज मेड। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको सारी रिट्स इजीली समझ आई होंगी विद एग्जाम्पल्स। That's all for now. Thank you. And if you like the video, please share it and press the like button. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं रेगुलर ही अपनी वीडियोस डालती हूँ। आप अगर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे तो आप मेरी सारी नोटिफिकेशन, मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी। थैंक यू, स्टे ट्यून, बी सेफ।